खाने खाने के टाइम पे होश आता था। मतलब मुझे होश ही नहीं रहता था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। शायद मेरा दूसरा जन्म है, ये कहोगे। कैसे मैं अपने आप की शक्तियों को जागरूक करूँ। मेरी शक्तियाँ शायद जागरूक थी या नहीं थी, ये बात मुझे नहीं पता, ये बात तो गुरु को पता होगा। बट मैं उसके बाद मैंने माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं। तो मैं जब 21 साल की थी तो मैंने 25 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। तो मैंने बहन है, कैसे उनके ढंग हैं, कैसे वो किस तरीके से रहा जाता है ना। गुरु किसे कहा जाता है, दाद गुरु किसे कहा जाता है, गुरु भाई किसे कहा जाता है ना। कितने प्रकार के ट्रांसजेंडर होते हैं, मतलब कितने प्रकार के किन्नर होते हैं, ये सब मैंने वहाँ जाना, सीखा। बधाई लेने जाते थे वहाँ पर, वो सीखा। स्टैंड पे गई, फिर बस स्टैंड पे 2 दिन मैंने काटे। उसके बाद श्री हरिवंश राधा शरण ब्लॉग के संस्करण में आपका स्वागत है। इस संस्करण में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है और समाज के एक ऐसे वर्ग को प्रस्तुत करते हैं जो शायद बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो स्ट्रगल किया है, जिस दलदल से वो निकल के आए हैं और उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, वो एक किसी भी युवा के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज हम उनसे मिलते हैं। उनका नाम है सौरभ टेंग, जिन्होंने हिमालय पे भी चढ़ाई करी है और अपने उस वर्ग का एक अलग ही प्रस्तुत किया है। आइए मिलते हैं पहले सौरभ टेंग से, उनसे जानते हैं उनका कैसा पूर्व जीवन रहा है, कैसा उनका स्ट्रगल रहा है और वो किस चीज़ के कोई अपने जीवन में जो खालीपन उसको ढूंढ रहे हैं, तो क्या वो चीज़ है जिसको वो ढूंढते हुए महाराज जी के पास आए हैं। आइए मिलते हैं सौरभ टेंग जी से। सौरभ टेंग जी, आपका स्वागत है। जी, राधे राधे। सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय बताइए और कैसा आपका स्ट्रगल रहा, क्या जीवन रहा है, पूर्व जीवन वगैरह थोड़ा सा बताइए। जी सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। मेरा नाम किट्टू सौरभ टाक है। मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो रेसलर और माउंटेनियर है। और मैंने माउंट एवरेस्ट किया है 7800 तक। ये अटेम्प्ट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ। उसके साथ ही मैंने एक माउंट एवरेस्ट के साथ ही एक पिक है माउंट लबुचे, उसको भी करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में हूँ एज अ PLV। वहाँ पे मैं ट्रांसजेंडर्स को लीगली एड प्रोवाइड करवाती हूँ, मतलब जितने भी ट्रांसजेंडर हैं चंडीगढ़ के अंदर। सबसे पहले आप मुझे बताइए, चूँकि ये जो आपका जो भी जेंडर है, तो जब आपके परिवार को इसके बारे में पता चला तो कैसा उनका एक्सपीरियंस था या आपके साथ कैसा व्यवहार था उस समय, क्या आपके साथ जीवन में क्या घटा जिसके कारण आप आज एक इस रास्ते पर निकल चुके हैं। जी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी जब परिवार को पता लगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, या जब मेरी जेंडर के बारे में उनको पता लगा, तब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि समाज में ट्रांसजेंडर्स को उस नज़रिए से देखा जाता है। इस कारण मेरे परिवार वाले मुझे अपना नहीं पाए पूरी तरीके से। फिर उन्होंने मुझे फैमिली रिश्तेदारों के घर में रहना चालू हुई। उसके बाद में फिर जैसे पढ़ाई का खर्चा सारी मेरे मादर फादर ही देते थे। उसके बाद मैं जब 17 साल की हुई तब मैंने अपना घर त्यागा। मैं गुस्से में निकल गई, थोड़ा सा घर में बोल दिया गया तो मैं सहन नहीं कर पाई। तो मैं घर से निकल गई, मैं बस स्टैंड पे गई। फिर बस स्टैंड पे 2 दिन मैंने काटे। उसके बाद मैं किन्नर अखाड़े में गई, मतलब जो डेरा होता है हमारा, किन्नरों का डेरा होता है, उसमें मैं गई। उसमें जाने के बाद मैंने देखा कि मतलब मैं नॉर्मल परिवार में पली बड़ी थी। उसके बाद में मैंने देखा कि कैसे उनका रहन सहन है, कैसे उनके ढंग हैं, कैसे वो किस तरीके से रहा जाता है ना। गुरु किसे कहा जाता है, दाद गुरु किसे कहा जाता है, गुरु भाई किसे कहा जाता है ना। कितने प्रकार के ट्रांसजेंडर होते हैं, मतलब कितने प्रकार के किन्नर होते हैं, ये सब मैंने वहाँ जाना, सीखा। बधाई लेने जाते थे वहाँ पर, वो सीखा, है ना। धीरे धीरे करके, मतलब ये सारी चीज़ें थी जो मैंने डेरा में जाने के बाद की। लेकिन जैसे आप डेरे में गए, वहाँ पर आपको जो भी सिखाया गया होगा, आप नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रहे थे। डेरे में भी आपने से बताया कि आपका वहाँ भी मन नहीं लग रहा था, तो आप किस चीज़ को ढूंढ रहे थे जिससे मतलब आपको मन को संतुष्टि मिले, या क्या आपके मन में चल रहा था। जी, मैं वैसे रेसलर थी, मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हूँ चंडीगढ़ से रेसलिंग में। तो पहलवान तो थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, मतलब मुझे डेरा में मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे कुछ करना था। मुझे बधाई पे नहीं जाना था। मैं अपने गुरुओं से बात की कि गुरु मुझे नहीं रहना डेरा में, मुझे कोई ट्रेनिंग में भेजो, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, मैं स्पोर्ट्स लाइन में कुछ करूँगी, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरी गुरु मुझे समझ पाए। उसके बाद मैंने फेसबुक से ढूंढा मेघा परमार को। वो मध्य प्रदेश की पहली बेटी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट किया है। तो मैं उनके पास गई, तो मैं कुछ ढूंढना चाहती थी। तो
मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो मेघा परमार जी ने आपको कैसे इम्प्रूव किया, या क्या उससे आपका डिस्कशन हुआ जिससे आपको लगा कि शायद ये करने से मुझे संतुष्टि मिलेगी और एक मैं अपने वर्ग को एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाऊंगी कि हम भी ये कर सकते हैं? तो क्या उनके साथ आपका कैसा टाइम रहा, कितना टाइम आपने वहाँ बिताया, वहाँ जाने के बाद आपने क्या अचीव किया? जी बिल्कुल, मैंने मेघा मैडम को सिर्फ 2 ही चीज़ें बोली थी। मुझे ट्रेनिंग करनी है और मैं ट्रेनिंग के लिए आपके घर आ सकती हूँ। तो उन्होंने पोस्ट डाला हुआ था कि किसी बच्चे को ट्रेनिंग करनी हो तो मैंने ये नहीं बताया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो मैं चुपचाप भाग गई। तो जब उनको पता लगा ये तो ट्रांसजेंडर है, फिर ये कैसे प्रैक्टिस करेगी, हमारे लिए प्रॉपर कायदे कानून नहीं है ना, गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से नियम नहीं लागू किए हैं हमारे लिए। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा टेस्ट होगा 10 किलोमीटर का, अगर आपने 10 किलोमीटर कर लिया और तो फिर मैं आपको अपने पास रखूँगी। और उन्होंने मुझसे पूछा कि 10 किलोमीटर कभी दौड़ा है? मैं कभी ज़िंदगी में नहीं 10 किलोमीटर दौड़ा था, 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा था मैंने। तो उस दिन मैंने 5 किलोमीटर तक मैं दौड़ी, पूरी जान लगा दी मैंने 5 किलोमीटर तक। फिर 5वें किलोमीटर में मैं हार के लेट गई। मेरी टीचर ने मुझे सिर्फ ये कहा, बेटा पैकिंग कर लो डेरा जाने की। तो मैं भागी, उठी और सांस ली। उसके बाद मैंने 10 किलोमीटर पूरा किया 1 घंटा 50 मिनट में। तो उसके बाद उन्होंने मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने मुझे रखा कि बेटा तुझ में जज्बा है। फिर मैं ट्रेनिंग करना शुरू किया उनके पास से। जब आप उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और जब आपने हिमालय या एवरेस्ट पे जो भी प्रोसेस होती है उसको अप्लाई किया, तो वहाँ पर भी क्या आपको ये परेशानी आई थी कि जेंडर के कारण आपको एप्लीकेशन करने में या किसी डिपार्टमेंट में कोई इशू आया था? हाँ, गेम में क्या होता है, मेल या फीमेल होता है ना। सिर्फ माउंट ट्रेनिंग ऐसी गेम है जिसके अंदर जेंडर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ इंसानियत चलेगी, या मेल ना फीमेल ना ट्रांसजेंडर, वहाँ पे सिर्फ आप ह्यूमन हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा माउंट ट्रेनिंग करते हुए। तो मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू की। मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग से ट्रेनिंग ली एवरेस्ट की। उसके बाद मैंने 6000 मीटर को पिक किया 2 अक्टूबर को 2020 में। ये करने वाली इंडियन फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनी। और उसके बाद मैंने माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं। तो मैं जब 21 साल की थी तो मैंने 25 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? तो मैंने स्पॉन्सरशिप ढूंढा, आप जैसे, या कोई कंपनी होगी या कोई ब्रांडिंग होगी। फिर इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी थे उस वक्त, तो उन्होंने मुझे 5 लाख की स्पॉन्सरशिप प्रदान की। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने छोटे जो मैंने अपने किन्नरों में जो मैंने अपना गोल्ड तैयार किया था, या जो भी मेरा जो सेविंग थी वो तैयार करने के बाद मेरी जो टीचर ने, क्या गृह मंत्रालय गई मैं, अमित शाह जी ने मुझे हेल्प की बहुत। फिर उसके बाद में मतलब उन्होंने मेरा फ्लैग ऑफ किया। फ्लैग ऑफ के बाद मैं माउंट एवरेस्ट के लिए तैयार हुई। फिर मैं बाय रोड गई थी। वहाँ जब आप जा रहे थे तो चूंकि ये लंबा सफ़र है जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग विचित्र लोग भी मिले होंगे, अपने आप में एक चैलेंज है एवरेस्ट को आप करना है। तो जब वो जो सफ़र था तो उसमें जो परेशानियाँ थी वो तो स्ट्रगल नॉर्मल पर्सन के लिए भी है, लेकिन चूंकि आप एज अ ट्रांसजेंडर जा रहे थे तो जो भी रास्ते का एक्सपीरियंस था, तो जेंडर के कारण आपको क्या परेशानी हुई या नहीं हुई, या क्या क्या वहाँ एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा वो बताएं। जी, जेंडर के लिए तो परेशानी ही थी, क्योंकि एक मेल को एक मेल की तरह देखा जाता है, एक फ़ीमेल को फ़ीमेल की तरह। तो मुझे अलग नज़रों से देखा जाता था। मैं किसी स्पॉन्सरशिप के लिए कहीं जाती थी या कहीं किसी के पास जाती थी, तो अलग विचारों से या अलग नज़रों से देखा जाता था। मैं उनकी काउंसलिंग करती थी कि नहीं, मैं ट्रांस वुमेन हूँ और मैं एक महिला की तरह रहती हूँ, मैं किन्नरों के पास नहीं रहती हूँ। और हाँ, मेरा सिर्फ बॉडी किन्नर का, दिमाग सिर्फ एक औरत का है, सिर्फ मैं मेंटली फीमेल हूँ, ठीक है। तो मैं उनको पूरा मैं अच्छे से गाइड करती थी, समझाती थी कि नहीं, ट्रांसजेंडर भी बहुत अच्छे होते हैं, आप मौका तो देखो, वो मांग सकते हैं, वो कमा भी सकते हैं, तो उनको मौका तो दो। मौका दोगे तभी तो वो आगे आएंगे, तभी तो उनके लिए सब कुछ होगा। तो धीरे धीरे करके मैं ऐसे समझाती थी, फिर वो समझते थे। फिर मैं माउंट एवरेस्ट पे भी मेरे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे मेल हार्मोन्स या फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं वो अनबैलेंस होते हैं। तो मेरे जो हार्मोन्स हैं, कभी वो मेल हार्मोन्स ज़्यादा अपग्रेड हो जाते थे, कभी फीमेल हार्मोन्स अपग्रेड हो जाते थे। तो मुझे हिमालय में बहुत दिक्कत हुई थी, बट कहते हैं ना, प्रभु जी बुलाता है तो सब कुछ हो जाता है। मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, गुरु छोड़े, फिर मैं हिमालय पे गई। और हिमालय पे तब ही कह लो जब मैं वहाँ तक गई, मैंने 7800 तक सबमिट किया। और मतलब बहुत ही अलग अद्भुत नज़ारा था वो। और क्या पता नहीं मुझे क्या दे दिया परमात्मा ने, यही कहूँगी। आपके जीवन का इतना कठिन आपने स्ट्रगल रहा है, स्पेशली ट्रांसजेंडर होने के कारण आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है। जब हिमालय पे पहुँचे तो आपके अंदर एक अलग
संतुष्ट होगी कि आपने अलग अचीवमेंट किया होगा। जी। लेकिन जब भी इतना समय जो आपने जीवन का बिताया है, इसमें कोई आध्यात्मिक आपका कोई कभी दर्शन रहा है या कभी उस तरफ मुड़ने का आपका ध्यान रहा है कि मुझे ये सारी शक्तियाँ कहाँ से मिल रही हैं करने के लिए, या कैसे मैं इस चीज़ के लिए पा रही हूँ, तो जो खाली मैं कैसे उसको मैनेज करें? जी, मेरे अंदर शुरू से था, मेरे अंदर शुरू से वो भाव रहे हैं कि क्या कैसे मैं अपने आप की शक्तियों को जागृत करूं। मेरी शक्तियां शायद जागृत थी या नहीं थी, ये बात मुझे नहीं पता, ये बात तो गुरु को पता होगा। बट मैं जो चाहा वो मुझे मिला। कहते हैं ना, मांगो तो दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ प्रभु से 2 चीज़ें मांगती थी। मैं दुनिया को बदलना चाहती हूँ, हमारे नज़रिए को बदलना चाहती हूँ। भगवान राम ने हमें वरदान दिया था नदी किनारे, जब पूरी वो वनवास से लौट रहे थे, कि जाओ कलयुग में तुम्हारा राज्य होगा। क्योंकि हमने 14 साल तप किया था राम राम जप के, तो हमें उन्होंने वरदान दिया था हमारी माइयों को, पुरानी माई मुलानाओं को, कि जाओ तुम्हारा ही राज्य होगा। तो कलयुग में हमारा राज्य है, तो हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो खो गई थी, वो आज मिलने जा रही हैं दोबारा। इसलिए मेरे जैसे लाखों बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट की थोड़ी सी वो रहेगी, जैसे माउंट एवरेस्ट के 4 कैंप होते हैं, बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 और 100 स्टेप के बाद सीधा समिट पुश। तो मैं कैंप 1 जब जाते हैं हम लोग, तो कैंप 1 के पास मिलता है कुंभू ग्लेशियर, है ना। एवरेस्ट की मतलब इस तरीके से ऊंचाई होती है, तो कुंभू ग्लेशियर होता है। कुंभू ग्लेशियर मतलब डेड जोन, वहाँ पे मतलब डेथ भी हो जाती है इंसानों की, क्योंकि मौत का बहुत खतरा होता है हिमालय पे, है ना, कुछ भी हो जाता है। तो कैंप 1 में हम लोग 1 नाइट रुकते हैं, उसके बाद बेस कैंप आते हैं। बेस कैंप आने के बाद फिर हम सीधा कैंप 2 जाते हैं, कैंप 2 से फिर बेस कैंप आते हैं, बेस कैंप से फिर कैंप 3 जाते हैं। जैसे मैं कैंप 3 पहुंची, वहाँ पे मैं डेड बॉडी वगैरह मिली, हमने प्रणाम किया कि इनकी आत्मा को शांति दीजिएगा और हमें हमेशा आगे बढ़ाने की सोचिएगा, क्योंकि हम आपके ही बच्चे हैं, है ना। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर मतलब वेदर ख़राब हुआ, फिर हम गो डाउन हुए। मैंने 7800 तक सबमिट करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनी। उसके बाद मेरा स्ट्रगल और भी कठिन हो गया। जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट से जब मैं वापस आ रही थी तो मैं अंधी हो गई। मतलब मैं जब इंडिया पहुंची, मैंने कोरोना वैक्सीन लगवाई, उसके 3 दिन बाद मेरी बॉडी कमज़ोर हो चुकी थी। तो इन्फेक्टेड होते होते मेरी बॉडी में 25,000 इन्फेक्शन हो गया और मेरी आँखें चली गई, मैं नेत्रहीन हो गई। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप एक इतना स्ट्रगल लाइफ जिए, अचानक किसी मेडिकेशन के कारण आपकी आंखों की रोशनी चली गई, कितने टाइम तक ऐसा रहा, फिर कैसे रिकवर हुआ वो सब कुछ, कैसे रिकवर हुआ? जी, चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में थी, न्यूरो डिपार्टमेंट में। तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि खाने के टाइम पे होश आता था। मतलब मुझे होश ही नहीं रहता था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। शायद मेरा दूसरा जन्म है ये कहोगे। फिर उसके बाद मैं 2 महीने बाद मेरा डायलिसिस होता था। डायलिसिस होते होते मेरे को प्लाज्मा थेरेपी किया जाता, मेरा ब्लड चेंज करा उन्होंने 4 बार। उसके बाद मुझे इतना दिखाई देने लगा, इतने से फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। 2 महीने बाद मुझे इतना दिखाई देने लगा, फिर 6 महीने बाद फिर मेरी दृष्टि खुली चारों ओर। फिर मुझे लगा कि हाँ, कि मैं हूँ, कि मैं किट्टू सौरभ हूँ, कि मैं सच में कुछ करने की जज्बा रखती हूँ। शायद इसलिए परमात्मा ने मुझे आँखें दी। मैं 6 महीने तक अंधी रही। उसके बाद 6 महीने जब अंधे रहे, उस समय मतलब जो भी आपकी शक्ति चली गई थी, देखने की दृष्टि चली गई थी, तो जो मन में भाव आते थे कि कल को यदि आपको वापस दृष्टि मिलती है तो जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा, क्या उद्देश्य लेके अभी आप चल रहे हैं, और जो उद्देश्य लेके आप आज यहाँ वृंदावन में आए हैं, गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं, गुरुदेव से कैसे संपर्क हुआ और कैसे आप उनसे मिले? आज से 6 महीने पहले मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है अभी, तो मैं पूरा दूर तक नहीं दे सकती हूँ, तो मैं थोड़ी दूर तक का दे सकती हूँ, लेकिन पूरा। तो अब मेरी मेरा यही है कहना, मतलब 6 महीने पहले मैं गुरुजी की वीडियो देखना शुरू की थी इंस्टाग्राम पर, धीरे धीरे यूट्यूब पे आई, उनको सुनती थी मैं, तो मैं ढूंढ रही थी जो चीज़, वो मुझे गुरुदेव में दिखाई दी कि हाँ, कुछ तो है, मेरे अंदर कनेक्शन है, वो उन तक है या नहीं है। तो मैं धीरे धीरे हर 5 मिनट बाद मैं उनको देखती थी। उसके बाद जब मैं अंधी थी, जब मैं नेत्रहीन थी, तब मैं ये सोचती थी कि अगर मेरी आंखें आएगी तो मैं सबसे पहले नेगेटिव सोचती थी, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य का ही रूप हूँ। तो मैं सिर्फ ये सोचती थी कि परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं एक और बार माउंट एवरेस्ट जाना चाहती थी, मुझे सबमिट पुश करना है, मुझे मेरे समाज के लिए इतना कुछ करना था, क्योंकि मैं आज ट्रांसजेंडर पैदा हो गई, या मैं आज इस रूप में हूँ, अर्धनारी के रूप में हूँ, तो अर्धनारी, अब तो मैं कहाँ की अर्धनारी रहूँगी, नेत्रहीन अर्धनारी कहाँ जाएगी, है ना। नेत्र के बिना तो कुछ भी नहीं है, मुझे कौन भी क्या दे देगा।
है ना। उसके बाद में फिर मैंने मतलब धीरे धीरे करके परमात्मा ने मेरी सुन ली कि मैं क्या परमात्मा, मैं मेरे देश के लिए बहुत कुछ करूँगी और ट्रांसजेंडर के लिए, किन्नरों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ एज अ स्पोर्ट्स लाइन में और एज अ आध्यात्मिक लाइन में। तो धीरे धीरे करके मेरे नेत्र आने लगे और मेरे जो मेरे साथ जो और भी पेशेंट थे उनकी आंखें आज तक नहीं आई हैं पीजीआई में। मैं जाती हूँ उनसे मिलने के लिए, उनकी आंखें अभी भी नहीं आई हैं, पर मेरी आंखें आ गई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि प्रभु के कारण मेरी आंखें आई हैं वापस और बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु से देखकर ऐसा लगता है, मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो उनका छवि दिखता है चेहरे में। जो आपने अभी जैसे बताया कि आपको प्रभु की कृपा से सब दर्शन होने लगे हैं, गुरुदेव से आप कैसे मिले और कैसे आपसे मिलने की इच्छा हुई आपको कि आज मुझे वृंदावन गुरुदेव से मिलने जाना है? वो कैसे मन में एक इच्छा आई? अपने आप ही मैं घर से बस निकली, मेरी ट्रेन भी छूट चुकी थी। मैं बड़ी मुश्किल से कैसे ना कैसे ट्रेन पकड़ी और मैं आ गई। मेरे पास 10 रुपये भी नहीं थे कि मैं होटल लेके रह सकूँ या कोई डॉर्मेट्री लेके रह सकूँ। तो अचानक से एक रेस्टोरेंट वाले भैया और भाभी मिले, उनके पास रुकी 2 बजे तक। उसके बाद मैं सीधा बाबा जी के यहाँ आ गई। उसके बाद मैंने उनके दर्शन प्राप्त करे और उनकी मतलब रोड यात्रा में मैं शामिल हुई और उनको देख के मतलब मुझको कल से ही उनके सिर्फ आंख बंद करने से ही दर्शन हो रहे हैं, या कह लो मैं उनको फील कर पा रही हूँ अंदर से। जितने भी आपने वीडियो गुरुदेव के पहले सुने होंगे, क्या बात आपको सबसे अच्छी लगती है गुरुदेव की कि जिसके कारण हम बिल्कुल खींचे चले आ रहे हैं, सुन के बार बार सुनने का मन करता है? क्योंकि सत्संग रोज होते हैं, तो उसमें कौन सी बात सबसे प्रिय लगती है जिसको सुन के आपका दिल विभोर हो जाता है? मेरा दिल इसलिए विभोर हो जाता है, वो आजकल हमारे जो ट्रांसजेंडर जो समाज है, नॉर्मल समाज है, वो गुरुजी एक चीज़ मेरे दिल में बैठी हुई है कि मल मूत्र के द्वार छोड़ दो, राधे राधे जपो, बस राधे राधे जपो। ये जो चीज़ थी ना, बस वो मुझे बहुत छुई। और एक और है कि वो कहते थे कि एक भूत मिला एक शिष्य को, तो उन्हें बोला मुझे काम बताओ, तो काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर वो अपने गुरुदेव के यहाँ आए, तो उन्होंने गुरुदेव ने बताया उसको काम लगा दो, डंडा लगा दो और राधे राधे जपो, राधे राधे जपो। तो बस वो ही मेरे अंदर आया कि किट्टू तेरे साथ जितनी भी मुसीबत आए टेंशन नहीं लेनी, मैंने राधे राधे जपना है ना, हरी हरी जपना है, कुछ नहीं करना, अपने आप लेके जाएंगे, अपने आप आगे लेके जाएंगे, अपने आप पीछे लेके जाएंगे। जो करना है उनको करना है। जब मैं हिमालय तक जा आई, कोई किन्नर नहीं जा पाया आज तक, मैं जा आई, मेरी आंखें आ गई वापस, मैंने दूसरा जीवन लिया है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप जैसे आपने बताया कि गुरुदेव से आपका दर्शन हो चुके हैं और आपने बताया किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं काम करते हैं जी। तो जब आपको गवर्नमेंट में जॉब लगी तब आपकी ये ट्रांसजेंडर, क्योंकि ऐसा रूल तो है नहीं, उसमें हम फॉर्म भरते हैं तो हमें उसमें भरना होता है कि मेल या फीमेल है, हाँ, तो आपको फिर वो कैसे चैलेंज उसको क्रॉस किया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसमें इशू आया होगा। जी, जो क्लिनिक था मेरा, जो लीगल एड क्लिनिक है चंडीगढ़ में, क्षमता न्याय केंद्र उसका नाम है, तो नॉर्थ इंडिया का पहला क्लिनिक है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए खुला है। तो उसके इंटरव्यू पे मैं गई थी, इंटरव्यू देने के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए था वो बस। तो मैंने इंटरव्यू दिया, मैं फर्स्ट इंटरव्यू में पास। मैं अपना रिज्यूम भी नहीं लेके गई थी कि परमात्मा ने कहा था ना कि मैं कुछ करूँगी उनके लिए, तो शायद मैं इस कारण कर रही हूँ। तो मैं रेस्क्यू करती हूँ और ट्रांसजेंडर्स को या किन्नर को जो रोड पे जिनको मार के गेर दिया जाता है या कुछ भी होता है, तो वो उनको मैं रेस्क्यू करती हूँ या उनको कानूनी सेवाएं दे पाती हूँ। उनको मैं उनके तौर पे मैं उनको फाइनेंशियली मदद नहीं कर पाती, लेकिन कानूनी तौर पे मैं सारी हेल्प करती हूँ उनको कि हाँ आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, जो चीज़ें हैं। तो डिपार्टमेंट में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, पर मेरा ट्रांसजेंडर्स का डिपार्टमेंट है तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को मेरे लायक जॉब मिली है। मतलब आप जो लोग परेशान हैं उनको सरकारी नियमों में, क्या भारत सरकार के नियम और कैसे उनको वहाँ से उत्थान किया जा सकता है, उनको उनके अधिकारों के बारे में आप जानकारी देते हैं? जी, 2019 के एक्ट में, जो हमारे इंडिया का 2019 का एक्ट बना था ट्रांसजेंडर्स के लिए, वो जो एक्ट में जितने भी लॉ हैं हमारे, वो सारे लॉ मैं बताती हूँ। जैसे कहीं ट्रांसजेंडर्स के फैमिली इश्यूज़ होते हैं कि फैमिली से निकाल दिया जाता है, या कईयों को सर्जरी का इशू होता है, या कईयों को मैरिज का इशू होता है, तो वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी मैं उनको क्लियर करती हूँ। बाकी जो उनका केस अगर वो करना होता है तो लोक अदालत से हूँ, तो लोक अदालत में उनको लेके जाती हूँ मैं। बाकी मतलब बाबा जी से मिलकर
अद्भुत लगा। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसा लगा, बस अद्भुत था जो था। इसके आखिरी पड़ाव में एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मतलब क्वेश्चन नहीं है, आप अपने युवाओं को, क्योंकि आप 3 दिशाओं को देख रहे हैं, जी आप मेल भी हमारे समाज में, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, और आप उस तीसरे वर्ग को के साथ भी जुड़े हुए हैं जो दोनों के उसमें आते हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे जिससे हमारा समाज बेहतर हो सके? कैसे सभी लोग आप जैसे लोगों का उत्थान हो सके, और यदि कोई किसी परेशानी में है तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकता है? जी बिल्कुल। ट्रांसजेंडर्स के मतलब ऐसा कहा जाता है कि सुबह एक औरत है, दोपहर कड़क एक मर्द है, शाम एक किन्नर है, ट्रांसजेंडर है। तो तीनों चीज़ें साथ में आती हैं तभी दुनिया का चक्र चलता है। तो हम भी इम्पोर्टेंट हैं, आदमी भी इम्पोर्टेंट है, औरत भी इम्पोर्टेंट है, पर जो ट्रांसजेंडर्स का हाथ पकड़ना अब ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वो रोड पर भीख मांग के कमा सकते हैं, वो जॉब करके भी कमा सकते हैं, वो प्यार कर सकते हैं, वो साथ भी निभा सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना, हर एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग। पर आप मौका तो देखिए, हाथ तो थामिए, क्या पता कहाँ से कहाँ ले जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो हर एक ट्रांसजेंडर्स की अलग अलग कहानी है, अलग अलग स्ट्रगल है। तो मैं यही कहूँगी कि एक्सेप्ट करना सीखो। मतलब हमारे वर्ल्ड में 74 सेक्सुअलिटी से भी ऊपर सेक्सुअलिटीज़ हैं, ट्रांस मैन, ट्रांस डॉग, ट्रांस एनिमल, सुना होगा आपने, गंधर्व वगैरह सारे, ये सब हैं। देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो वो ये किन्नरों का नज़रिया है जो वो बहुत ही सहनशीलता है, वो बुरे नहीं है, वो बुरे बन जाते हैं। कैसे बुरे बनते हैं? समाज ठुकरा देता है, फैमिली ठुकरा देती है, तो वो सोचते हैं मेरा कौन है, मेरा गुरु है, बस मुझे अपने गुरु के लिए कमा के लेके जाना है। वो अपने गुरु के लिए कमा के लेके जाता है, तो वो बुरा बोलते हैं तो समाज के कारण, क्योंकि हर एक एक्सेप्टेंस नहीं है उनके लिए, प्रॉपर कायदे कानून नहीं है, वो समझ नहीं पाए उन चीज़ों को। हम जैसे जो छोटे बच्चे हैं, आज भी लाखों बच्चे डेरों में हैं, तो मैं चाहती हूँ वो लाखों बच्चे डेरों में ना रहें, वो अपना फील्ड में आए, आप हमारे जैसे काम करें और बहुत आगे बढ़ें। यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मेरा इंस्टाग्राम पे सौरभ किट्टू के नाम से है, तो इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं। और बाकी ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो कानूनी तौर पे, तो मैं हमेशा तत्पर खड़ी हूँ। और मतलब ये है कि मैं बहुत ही भक्ति प्रेम से हूँ कि मैं सुबह 3 बजे उठ के पूजा करनी शुरू करती हूँ 7 बजे तक, शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरा यही रूटीन रहता है। फिर बाकी दिन मैं दुनिया के लिए देती हूँ। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव की कृपा से आप अपने जो भी आपका जीवन का उद्देश्य है, आप उस वहाँ तक पहुँचे, और श्री जी की कृपा फिर बनी रहे। राधे राधे। राधे राधे।